इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद जो तनाव का माहौल मिडिल ईस्ट में बना हुआ था, उसमें अब और इजाफा हो सकता है, ऐसे इम्कानात नज़र आ रहे हैं। जो तनाव पैदा हुआ था उसके बाद दुनिया भर से आवाज़ें उठने लगी थी कि गाज़ा में सीज़ फायर होना चाहिए। और फिर उसकी पहल शुरू हुई। पहले कतर में बातचीत हुई, कतर के बाद फिर इजिप्ट के अंदर बातचीत हुई। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचे। इसराइल में उनकी मुलाकात नेतन्याहू से हुई, लंबी मुलाकात थी, 3 घंटे की। इसराइल में नेतन्याहू ने मीडिया से बात करते वक्त इस तरह के इशारे दिए थे, बहुत साफ इशारे दिए थे कि अब सीज़ फायर हो जाएगा। और नेतन्याहू ने बाइडेंस डॉक्ट्रिन, जो एक मसौदा तैयार हुआ था फ्रांस के अंदर 31 मई को, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। पहली बार इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रजामंदी मीडिया के सामने पब्लिकली जाहिर की थी तो सीज़ फायर को एक्सेप्ट करने जा रहा है। इसराइल के बाद एंटनी ब्लिंकन इजिप्ट पहुंचे। इजिप्ट में उनकी मुलाकात किंग सीसी से हुई। इजिप्ट के अंदर कायरो में तमाम जो फरीक थे मौजूद थे, मोसाद के लोग मौजूद थे, शेन बेत के लोग मौजूद थे। नेतन्याहू का जो बहुत करीबी उनका अपना एक दोस्त है, उनका एडवाइज़र है, वो भी मौजूद था। यूरोप के मुल्कों से लोग पहुंचे हुए थे, अमेरिका से पहुंचे हुए थे, अरब के देशों से पहुंचे हुए थे। कल वहाँ बातचीत होना थी, लेकिन वो बातचीत नहीं हुई और एंटनी ब्लिंकन अमेरिका के लिए वापस रवाना हो गई। जिस वक्त एंटनी ब्लिंकन इसराइल से कतर के इजिप्ट के लिए निकले थे और इजिप्ट पहुंचे थे, उनके जाने के बाद नेतन्याहू ने मीडिया से बात की और उसने कहा कि हम किसी भी सूरत में जो गाज़ा को उसने डिवाइड करके साउथ गाज़ा और नॉर्थ गाज़ा एक कॉरिडोर बनाया है, वहाँ से अपनी फ़ौज नहीं हटाएंगे। और फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो इजिप्ट से जोड़ता है, गाज़ा की सरहद को इजिप्ट से जोड़ता है, वहाँ से अपनी फ़ौज नहीं हटाएंगे। ये बफर जोन है, पहले इसको बना दिया गया था बफर जोन। काफ़ी बड़ा इलाका है जहाँ पर किसी की भी तैनाती नहीं होती है। फ़िलहाल वहाँ इसराइल की सेना घुसी हुई है। इसी तरह से उसने एक गाज़ा को जो डिवाइड कर दिया, साउथ गाज़ा और नॉर्थ गाज़ा में, वहाँ एक कॉरिडोर बनाया है, उसका नाम इस वक्त मुझे ख्याल में नहीं है, जो गाज़ा को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। यह इलाका मेडिटेरियन सी से जाकर के साहिलों से मिलता है। यहाँ उसने दरमियान में जो कॉरिडोर बनाया है, अब जो भी लोग अगर गाज़ा आएंगे तो वहाँ इसराइल की फ़ौज बैठी है और इसराइल का कहना है कि जो भी आएगा हम उसकी जांच करेंगे, चेक करेंगे उसको। और नेतन्याहू ने कहा कि इन दोनों जगह से हम अपनी फ़ौजों को वापस नहीं बुलाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं बुलाएंगे। अब जब एंटनी ब्लिंकन इजिप्ट पहुँचे तो वहाँ तमाम जो लोग थे अरब के देशों से, उन्होंने एंटनी ब्लिंकन से पूछा कि आप तो कह रहे थे सीज़ फायर होगा और इसराइल ने एक्सेप्ट कर लिया, नेतन्याहू ने एक्सेप्ट कर लिया बाइडेंस डॉक्ट्रिन को, यह नेतन्याहू ने जो बयान दिया है इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने वहाँ उसको लीपापोती करने की कोशिश की कि मीडिया से रिपोर्ट्स हासिल हैं, उसके मुताबिक हम बता रहे हैं आपको। एंटनी ब्लिंकन ने वहाँ लीपापोती करने की कोशिश की और एक तरह से
वो कि हाँ अभी ऐसा है, वैसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं और इन चीज़ों को हम आगे सॉल्व करेंगे। इजिप्ट को इस बात को लेकर के जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वहाँ से इसराइल की फ़ौज के होने पर बहुत ऑब्जेक्शन है। वो इजिप्ट की सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरा है। तो इजिप्ट ने कह रखा है कि यहाँ पर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी इसराइल की फ़ौज यहाँ तैनात रहे। इसी तरह से हमास ने साफ इनकार कर दिया और बहुत सख्त रद्द-ए-अमल हमास की तरफ से इस पर आया दो बातों पर। एक तो जो बाइडेन ने जो समिट वहाँ पर अमेरिका में चल रहा है डेमोक्रेटिक्स का, जिसमें जो बाइडेन ने ऑफिशियली कमला हैरिस को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अनाउंस किया था। ओबामा ने भी तकरीर की और वो वाइस प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं उनका भी तकरीर हुई। वाइस प्रेसिडेंट के जो उम्मीदवार हैं उनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, बहुत पॉपुलर है अमेरिका में और वो फ़लस्तीन के प्रो फ़लस्तीन माने जाते हैं। बहुत सादा सिंपल आदमी है, स्कूल टीचर रहे वो, तो उनकी बड़ी शोहरत है, मकबूलियत है अमेरिका के अंदर। जो बाइडेन ने यहाँ तकरीर करते हुए हमास को दोषी ठहराया जो सीज़ फायर नहीं हुए अब तक, इस पर और नेतन्याहू के क्लेम पर हमास की तरफ से बड़े सख्त बयान आए। उन्होंने कहा कि ये अब तक धोखा देते रहे, गुमराह करते रहे सबको, अमेरिका इसमें शामिल है और अमेरिका खुद नहीं चाहता है कि सीज़ फायर हो। और नेतन्याहू का मंसूबा पूरे गाज़ा को कब्जा करने का है और हम लड़ेंगे अब आखिरी दम तक। हमास की तरफ से ऐलान किया गया हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब इस तरह का कोई भी सीज़ फायर हमको एक्सेप्ट नहीं है। तो जो कोशिशें थी फिलहाल वो रुक गई हैं। एंटनी ब्लिंकन बिना कोई ऐलान किए हुए अमेरिका वापस चले गए। वो क्यों आए थे? 9वां विजिट था ये उनका। पहली बार जब जंग शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद जब इसराइल ने हमले करना शुरू किए थे गाज़ा पे, तो वो पहुँचे थे इसराइल फर्स्ट टाइम। हवाई जहाज़ से उतरते वक्त उन्होंने सबसे पहला जो जुमला इस्तेमाल किया था मीडिया से बात करते वक्त, तो उन्होंने बोला था एंटनी ब्लिंकन ने, आई केम हेयर एज ए जीओ, मैं एक यहूदी के नाते से इसराइल आया हूँ। जो बाइडेन ने भी अमेरिका के अंदर रहते हुए ये बयान दिया था, आई एम ए जीओ। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं बहुत खुल करके कि यहूदी जो लॉबी है, ज़ायनिस्ट जो लॉबी है, वो सब मिल करके गाज़ा पे कब्जा करना चाहती है। वो सीज़ फायर नहीं चाहती है। अमेरिका की तरफ से जो दिखावे की कार्रवाइयाँ होती हैं, प्रोसेस शुरू किया जाता है, वो दिखावे का प्रोसेस है। साथ ही ये भी साबित हो चुका है कि अमेरिका बहुत कमज़ोर हो चुका है। 9th विजिट में भी 9वीं बार यह सफ़र था अमेरिकी विदेश मंत्री का, मिडिल ईस्ट का। 9 बार विजिट करने के बाद अमेरिका सीज़ फायर नहीं करा चुका है। यानी अमेरिका की अब कोई हैसियत, ताकत, अथॉरिटी बाकी बची नहीं है। चाइना, रूस, टर्की ये सब कुछ देख रहे हैं। वहीं कतर, सऊदी अरब और चाइना की तरफ से ईरान को सलाह दी गई है कि आप अभी कोई कार्रवाई न करें। कार्रवाई जो होंगी वो हिजबुल्लाह की तरफ से होंगी और हूती की तरफ से। यमन के जो हूती हैं उन्होंने बड़े ऐलान किए हुए हैं और उन्होंने कल रेड सी में 2 हमले किए, टारगेटेड हमले थे। एक अमेरिकी शिप को उन्होंने निशाना बनाया और दूसरा शायद ग्रीस का है, वो एक का नाम डेल्टा कंपनी का शिप है, वो उसको उन्होंने टारगेट किया, डुबो दिया। और दूसरा और है
उसको टारगेट किया। इस पर ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी की तरफ से खबरें, बयान आए थे कुछ लोगों के, और उन्होंने शायद कुछ इस तरह का कहने की कोशिश की कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जो शिप था। आउट ऑफ कंट्रोल किस तरह से हुआ यह कोई डिटेल उन्होंने नहीं दी इस सिलसिले में, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल जंग हो सकती है। जब सीज फायर नहीं होगा गाज़ा में, इसराइल की फ़ौज मुस्तकिल जाहिरियत कर रही है। पहले गाज़ा के लोगों को बोला गया कि आप खाली करें और खान यूनुस की तरफ चले जाएं, रफ़ा की तरफ चले जाएं, और गाज़ा पे बमबारी की गई। फिर खान यूनुस और रफ़ा से लोगों को बोला गया कि अब आप इधर से खाली करिए, दूसरी तरफ जाइए कहीं भी। उधर बमबारी की गई, मकान सब ढह चुके हैं, लोग उन्हीं टूटे फूटे मकानों में और रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं। इन्हीं खंडरों पर इसराइल की तरफ से गोलाबारी की जाती है। कल भी गोलाबारी की गई बीते दिन, और 50 से ज़्यादा शहादतें फ़लस्तीनी लोगों की हुई हैं। हमास ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं। एंटनी ब्लिंकन जिस वक्त इसराइल पहुँचे थे, उस वक्त भी हमास की तरफ से एक सुसाइड अटैक टेल अवीव में किया गया था, और हमास ने कहा था फिर बाद में बयान जारी करके, इस्लामी जिहाद फ़लस्तीन और हमास दोनों की तरफ से बयान आया था कि ये हमने किया है टेल अवीव के अंदर सुसाइड अटैक। और ये अटैक कुछ दूरी पर मौजूद सिनेगॉग्स में भी हो सकता था, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हो सकता था, किसी मार्केट में हो सकता था, किसी बस में हो सकता था। वो सिंबॉलिकली उन्होंने ये दिखाने के लिए कि आप सुरक्षित नहीं हैं, खून आप बहाएंगे तो हम भी आपको जवाब देंगे। हमास की तरफ से अब ये तैयारी हो चुकी है और ये जंग तकरीबन ग्रे जोन में जा चुकी है। बहुत मुमकिन है कि जल्दी ही सुसाइड अटैक और प्लेन हाईजैकिंग वगैरह जैसे इंसिडेंट आपको देखने को मिलने लगे हैं, क्योंकि दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं कोशिश कर रहे हैं, यूरोप के मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि जंग रुके, लेकिन नेतन्याहू बार बार डिरेल कर देता है और अमेरिका उसकी चालबाजी में शामिल हो जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि अमेरिका की तरफ से अगर संजीदगी के साथ नेतन्याहू को बोला जाए कि आपको ये समझौता कबूल करना है सीज फायर का, तो नेतन्याहू को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी जो समझौता नहीं हो पा रहा है उसके पीछे अमेरिका का भी कोई ना कोई अलग से अपना इरादा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो गाज़ा पे कब्जा करवाना चाहते हो इसराइल का। हमास के जो लड़ाके हैं या फ़लस्तीन के जो रेसिस्टेंस ग्रुप्स हैं वो अभी अपनी पूरी ताकत के साथ बरकरार हैं, उनकी टनल्स बरकरार हैं। फ़लस्तीनी जो लड़ाके हैं उनकी ताकत है उनकी टनल्स, गोला बारूद रसद उनके पास पहुंच जाती है, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसकी। उसके बहुत सारे जराए भी हैं जो सामान वहाँ तक पहुँच जाता है। जंग जो रुकना चाहिए थी अब वो भड़क सकती है। इसराइल जाहिरियत करेगा, लेबनान की तरफ से कार्रवाई होंगी, हूतीस की तरफ से कार्रवाई होंगी, सीरिया की तरफ से भी कार्रवाई होंगी, और इराक में और सीरिया में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर भी हमले होंगे। साथ ही सुसाइड अटैक्स शुरू हो सकते हैं अमेरिकी और इसराइली ठिकानों पर, प्लेन हाईजैकिंग वगैरह जैसे इंसिडेंट हो सकते हैं। तो ये लड़ाई अभी फ़िलहाल रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। तबाही बहुत हो चुकी है, वह हम अल्फाजों में किसी तरह से बयान नहीं कर सकते जितना नुकसान फ़लस्तीन के अंदर हो चुका है। जानी और माली, जान का तो नुकसान बेशुमार हो रहा है,
माल की तो कोई गिनती नहीं, वो कुदरत फिर दे देती है इंसानों को, लेकिन जान का नुकसान बहुत हो रहा है और इसमें अमेरिका शामिल है। चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, बड़े प्रचार हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, इसमें कोई सूरत शायद निकले। दुआ करें आप सब। शुक्रिया आप सभी का।